वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालर क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप एनडीए की तैयारी करने जा रहे हैं और आप एनए की तैयारी करने जा रहे हैं। कई लोग एनडीए और एनए नहीं समझते हैं। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए का मतलब होता है नेवल एकेडमी, ठीक है ना। तो दोनों को मैंने बता दिया। इसकी प्रवेश परीक्षा आप अगर तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या भविष्य में आप तैयारी करने की बात को लेकर के चिंतित हैं, तो आपकी चिंता यहीं पर समाप्त होती है। हम आपको एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे, कैसे साक्षात्कार होता है, कौन से चैप्टर से कौन से प्रश्न बनते हैं, कहां से कैसे तैयारी की जाती है, कैसे आप तैयारी करें, किन किन चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, जीके जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, बायो में क्या पढ़ना चाहिए, सारी एक एक पॉइंट की मैं चर्चा करूंगा। आप अगर वीडियो खोले हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी आप देखें, अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तब भी आप देखें, और भविष्य में तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या चिंतित हैं तो भी आप देखें। आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, बहुत ही कारगर। एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट उठा करके मैंने पूरा वीडियो बनाया। वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो एक एक पॉइंट, यहां तक कि साक्षात्कार तक मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर से होता है। चलिए हम शुरू करते हैं, एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं कि अभी, ठीक है, मतलब द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए और ये युद्ध कहां तक टाला जाए। अगर तू राणा का वंशज है तो फेंक जहां तक भाला जाए। इसी मोटिवेशन के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी जीडी और सबकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप एनडीए एनए की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर कदम निकाल लिया है तो पीछे हटाना मत जब तक आपको सफलता कदम न चूम ले, ठीक है। चल पड़े हैं मंजिल पे, ठीक है, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलने लगेंगे, एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जानते हैं एनडीए के बारे में। मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, सैन्य शिक्षण हेतु, ठीक है ना, ठीक है, प्रतिष्ठित एवं उत्कृष्ट वैश्विक संस्थान है। इस पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको यूपीएससी कराता है, यूपीएससी द्वारा, मतलब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा होती है, ठीक है। और वर्ष में कितनी बार कराई जाती है? ये 2 बार आयोजित की जाती हैं। और अंतिम प्रवेश परीक्षा के संचालन के पूर्ण रूप से क्या होता है? जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी नौकरी मिलती है? भारतीय वायुसेना की मिलती है, वायुसेना की मिलती है और थल सेना, ठीक है ना, थल सेना की भर्ती हेतु राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रवेश परीक्षा क्या करती है? आयोजित कराती है। तो आपको इसके बारे में पता चल गया, ये कौन सा विभाग करवाता है, किस जगह से होता है, इसको क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन सी भर्ती, कौन कौन सी नौकरी मिलती है। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए आगे हम शुरू करते हैं, आगे की पॉइंट को हम देखना शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। कहाँ की राष्ट्रीयता कहाँ होनी चाहिए? अभ्यर्थी होना चाहिए या तो भारतीय नागरिक हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भूटान का नागरिक हो। तीसरा पॉइंट नेपाल का नागरिक हो। चौथा तिब्बती शरणार्थी जो अस्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले आ गया हो, ठीक है ना। या भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों जैसे कीनिया, युगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य जाम्बिया, मालावी, जायरे तथा इथोपिया या वियतनाम के प्रयोजन करके आया हो, परंतु उपरोक्त वर्ग 2nd, 3rd, 4th और 5th के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसका भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया हो, लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवार के लिए यह पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीयता आपको पता हो गई। आपको कितने से मतलब है? भारतीय नागरिक से मतलब है, साफ शब्दों में और सिंपल शब्दों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को मैंने लिया है। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब ये परीक्षा, इसका एग्जाम कब आप दे सकते हैं? शैक्षिक योग्यता भारतीय सेना हेतु, ठीक है, अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12, ठीक है ना, मतलब 12th में, किसमें? 12 में क्या होना चाहिए? उसको पास होना चाहिए, ठीक है। 12th में वो क्या हो? पास हो, ठीक है। इसके बाद उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए कक्षा 12वीं के स्तर पर भौतिकी और गणित के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपको गणित अनिवार्य है, आपको गणित लेना क्या है? अनिवार्य है। भौतिक होना चाहिए, मतलब फिजिक्स होना चाहिए और मैथ होना चाहिए, ठीक है ना, फिजिक्स और मैथ। इसके बाद आपका केमिस्ट्री होता है, इंग्लिश होता है, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। परीक्षा पद्धति, परीक्षा क्या चीज़ होती है? परीक्षा कितने पेपर होती है, ठीक है। सबसे पहले गणित का पेपर होता है, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 120 होती है। कितनी होती है? 120। समय कितना मिलता है? 2.5 घंटा। अधिकतम अंक कितने मिलते हैं? 300 अंक होते हैं। पहला पेपर गणित का होता है। और दूसरा पेपर होता है सामान्य योग्यता परीक्षण, जिसमें भाग ए अंग्रेजी होता है और भाग भी क्या होता है? सामान्य अध्ययन।
अंग्रेजी कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं और सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है और ये 4 2 600 नंबर का होता है, मतलब टोटल पूर्णांक जो आपका है 900 नंबर है। मतलब पहला पेपर जो गणित का होगा उसमें 120 प्रश्न होंगे, समय 2.5 घंटा होगा और वो 300 नंबर का होगा। और जो दूसरा पेपर कुछ देर बाद होता है, 2-2.5 घंटे बाद होता है, सामान्य योग्यता परीक्षण, उसमें पार्ट 1 जो होगा गणित अंग्रेजी होगा और पार्ट 2 क्या होगा? जीएस सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है ना। और वो 2 और 4 600, मतलब टोटल 900 नंबर होगा। मुझे आशा है यहाँ तक भी आपको सिंपल शब्दों में समझ में आया है, आगे भी समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य धारण रखिए। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? एसएसबी परीक्षा या साक्षात्कार। एसएसबी परीक्षा में परीक्षा के लिए सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर दंडात्मक रूप से, अगर गणित से गलत होगा तो -0.83, अगर अंग्रेजी से गलत होगा -1.33 और सामान्य योग्यता से नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? -1.33। मतलब ये तीनों पार्ट से नेगेटिव मार्किंग है। मतलब परीक्षा सरल नहीं कठिन होने वाली है, लेकिन जहां आपके अंदर जिद हो जाएगी वहां परीक्षा सरल हो जाएगी और आप उसके ऊपर कठिन पड़ जाएंगे और आप क्या कर जाएंगे? एक सीट आप अपनी पक्की कर ले जाएंगे। इंसान ही, बच्चे ही सीट निकालते हैं, बच्चे ही नौकरी पाते हैं, ठीक है ना। वो ऊपर से नहीं आते, वो भी इसी धरती पर पड़ते हैं। हाँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 2 स्तरों पर उम्मीदवार की परीक्षा होगी। पहला स्तर अधिकारी बुद्धिमत्ता दर्जे का परीक्षण, ठीक है, और दूसरा चित्रबोध, और तीसरा और क्या है? विवरण परीक्षा, और दूसरा क्या है? साक्षात्कार है, समूह वार्ता मतलब ग्रुप डिस्कशन, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो पहले स्तर में ये होगा, चित्रबोध होगा, अधिकारी बुद्धिमत्ता दर्जे की परीक्षण होगी, विवरण परीक्षा होगा, ठीक है, मतलब टेबल टेस्ट होता है। और दूसरा जो हो जाएगा ये इसका हो जाएगा साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू होता है, समूह वार्ता मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है, और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। मुझे आशा है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक एक पॉइंट देखते हैं जी। आगे की पॉइंट देखते हैं। विषय, विषय में क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। विषय में आपको हमने बताया है, एक बार इसको देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी एनडीए की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, सफल होने के इच्छुक हैं, उन्हें गणितीय अभियोग्यता में सक्षम होना अति आवश्यक है। मतलब आपका मैथमेटिक्स तेज होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स लिए हैं, आप तेज करिए, मिलिए बाला सर से, हर एक चैप्टर को तेज कर देंगे, हर एक चैप्टर पॉइंटेड पढ़ा देंगे। हाँ, एनडीए की परीक्षा में कुल अंकों के 1/3 अंक गणितीय, मतलब 900 में 300 नंबर होता है ना, 900 में कितना होता है? 300, तो 300/900, 0 0 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 1/3 क्या होता है? गणित होता है। 1/3 इसमें क्या होता है? गणित, ठीक है ना। 1/3 गणितीय अभियोग्यता के लिए निर्धारित है। इस भाग के अंतर्गत कुल 120 प्रश्न, जिसमें अधिकतम संभावित अंक 300, समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जाता है, साधारणतः परीक्षा प्रश्न पत्र में निम्नलिखित टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने टॉपिकों के नाम के साथ साथ उनसे पूछे जाने प्रश्नों की संख्या को भी लगभग बता दिया है, ठीक है। चलिए किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देखने का प्रयास करिए, ठीक है। बीज गणित, यहाँ पर देख लीजिए, बीज गणित से 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं, बीज गणित। अच्छा, बीज गणित में किस किस से आते हैं, ठीक है ना। 4 से 5 प्रश्न समुच्चय से आते हैं, संबंध एवं फलन से आते हैं 4 से, और 4 से 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं समुच्चय, संबंध एवं फलन से, मतलब सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। और 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या मतलब बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर एवं द्विघात समीकरण से, 2 घात समीकरण से, 4 से 6 प्रश्न समृद्ध संख्या एवं द्विघात समीकरण से, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बायनॉमियल इक्वेशन। और 3 से 4 प्रश्न आते हैं समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी से, समांतर श्रेणी और किससे? गुणोत्तर श्रेणी से। और 2 से 4 प्रश्न आते हैं क्रमचय, संचय एवं लवगुणक से, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको पहला वाला बीजगणित का पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आप ध्यान किस पे देंगे? समुच्चय, संबंध एवं फलन का 4 से 5 क्वेश्चन बनता है, 4 से 6 क्वेश्चन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और द्विघात समीकरण से बनता है, मतलब बायनॉमियल इक्वेशन से। और 3 से 4 बायनॉमियल इक्वेशन बोलिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, ठीक है ना। और 3 से 4 प्रश्न समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से, और 2 से 4 प्रश्न क्रम से, संचय और लघुगणक मतलब लॉग से पूछे जाते हैं। अच्छा, हम आते हैं आव्यूह तथा सारणिक में। आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें 6 से 10 प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसमें 6 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस खंड के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्णतः कक्षा 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। लगभग 3 से 4 प्रश्न आव्यूह की संक्रिया से हैं, और 4 से 5 प्रश्न आपको सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म से पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 से 10 क्वेश्चन आने का चांस रहता है। चलिए
यहाँ पर हो गया बीजगणित हो गया, अव्यवम सारणिक हो गया। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। त्रिकोणमिति क्या दिया है? 10 से 25 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं त्रिकोणमिति में? 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन। इस खंड के अंतर्गत लगभग 3 से 4 प्रश्न साधारण त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमिका, ठीक है ना। साधारण त्रिकोणमिति अनुपात मतलब वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो अनुपात निकालने का था। और सर्वसमिका, सर्वसमिका 3 है, आप जानती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। 2 से 3 प्रश्न व्युत्क्रम, व्युत्क्रम पर त्रिकोणमिति फलन से, मतलब प्रतिलोम, व्युत्क्रम को प्रतिलोम कहते हैं, आपके चैप्टर में प्रतिलोम लिखा हुआ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मतलब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से 2 से 3 प्रश्न आते हैं और 4 से 5 प्रश्न आते हैं ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से 4 और 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया मैंने, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स कंप्लीट कर दिया और ट्राइगोनोमेट्री कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तीनों का मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से किसके थ्रू आते हैं। 2 तथा 3 बीमाओं के विश्लेषक ज्यामिति, ठीक है। 2 तथा 3 बीमा वाले हैं, यहाँ पर देख लो, इसमें भी 10 से 12 प्रश्न, इसके भी कितने आते हैं? 10 से 12 प्रश्न। किस से आते हैं, ठीक है। इस खंड के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न 2 बीमीय और 3 बीमीय, मतलब 2D और 3D पद्धति में रेखा से, परवलय से, दीर्घवृत्त से, अतिपरवलय से, रेखा, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय के विभिन्न समीकरणों पर आधारित होते हैं तथा प्रत्येक शीर्षक से 3 से 4 प्रश्न, मतलब रेखा से 3 से 4 प्रश्न आ सकता है, परवलय से 3 से 4 प्रश्न और दीर्घवृत्त से 3 से 4 प्रश्न और अति परवलय से 3 से 4 प्रश्न, मतलब 10 से 12 प्रश्न आने के चांस बनते हैं। मुझे आशा है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ देख तो रहे हैं, लाइक भी करते चलिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए आगे, अवकल गणित मतलब डिफरेंशियल मैथ से, डिफरेंशियल मैथमेटिक्स, अवकल गणित से 20 से 25 प्रश्न। सबसे बड़ा हाथ इसका है अवकलन का, ठीक है। यह खंड सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे पहले लिख दिया है पॉइंट, तथा इस खंड के अंतर्गत विभिन्न शीर्षक से प्रश्न पूछा है। 2 से 4 प्रश्न सीमा एवं सततता से, मतलब लिमिट एवं कॉन्टिन्यूटी के 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 6 प्रश्न वृद्धि एवं फलन से, मतलब 4 से 6 प्रश्न होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से पूछे जाते हैं। 2 से 4 प्रश्न उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट से, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के पूछे जाते हैं। और शेष प्रश्न अवकलन की अवधारणा, गुणधर्म उनके अनुप्रयोग से आधारित है। उनके अवकलन के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। तो अवकल गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि ये 20 से 25 क्वेश्चन आपको दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, समाकलन गणित एवं अवकलन गणित, ठीक है, इसको समझिए। समाकलन गणित और अवकलन गणित से 8 से 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 8 से 10 प्रश्न। यह खंड अन्य खंडों की तुलना में थोड़ा कठिन है। इस खंड के अंतर्गत पूछे जाने वाले लगभग 6 से 8 प्रश्न निश्चित एवं अनिश्चित समाकलन से और तथा वक्र और रेखाओं से घिरे समतल के क्षेत्रफल से तथा शेष प्रश्न अवकल समीकरण से आते हैं। किससे आते हैं? अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोटि पूछता है, इसके बाद उसका ऑर्डर पूछता है, टिपिकल क्वेश्चन पूछता है, रहता है सिंपल लेकिन थोड़ा सा टिपिकल रहता है, हल्का सा समझने की देरी है, समझ गए तो आप पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है। सदिश बीजगणित से हो गया 6 से 10 प्रश्न, ठीक है ना। हाँ, तो समाकलन से हमने बता दिया, समाकलन और अवकलन गणित से। अच्छा, सदिश बीजगणित में 6 से 10 प्रश्न आते हैं। यह खंड सबसे अधिक सरल खंड है, सबसे अधिक सरल खंड है, 6 से 10 प्रश्न आते हैं। इस खंड के अंतर्गत पूछे गए 3 से 4 प्रश्न सदिशों के सदिश और अदिश गुणन से और 3 से 4 प्रश्न 2 तथा 3 विमाओं में सदिश ज्ञात करने से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको सदिश बीजगणित मतलब वेक्टर अलजेब्रा, मतलब क्या चीज? वेक्टर अलजेब्रा। इसके बाद आता है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता, 12 से 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 12 से 15 क्वेश्चन। मतलब यह खंड गणना की दृष्टि से थोड़ा जटिल होता है। इस खंड के अंतर्गत पूछे जाने वाले लगभग 4 से 6 प्रश्न प्रायिकता से और शेष प्रश्न सांख्यिकी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्त का मापन माध्य माध्यिका तथा बहुलक से संबंधित हैं। माध्य माध्यिका तथा किससे संबंधित होते हैं? बहुलक संबंधित होते हैं। तो ये 12 से 15 प्रश्न जो होता है अपना स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मतलब सांख्यिकी और प्रायिकता से आती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, पहला प्रश्न पेपर खत्म हो गया, पहला प्रश्न पत्र क्या हो गया आपका? समाप्त हो गया। पहले प्रश्न पत्र में यहाँ तक ही था। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न पत्र की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न पत्र देखते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब सामान्य योग्यता परीक्षण, एनडीए परीक्षा का प्रश्न पत्र सेकंड। सामान्य योग्यता परीक्षण 600 अंक का होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। भाग ए सामान्य अंग्रेजी में 50 प्रश्न 200 अंक के तथा भाग बी सामान्य जानकारी 100 प्रश्न 400 अंक के होते हैं।
इसके लिए अधिकतम समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट तक होती है। इसके लिए कितनी समय होती है? 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे में आपको कुल मिलाकर के 150 प्रश्न करने पड़ेंगे। 50 अंग्रेजी के और 100 सामान्य जानकारी के हो जाएंगे, क्योंकि इसको पढ़ करके केवल टिक लगाना, अगर आ रहा है तो पढ़िए, आप टिक लगाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। अंग्रेजी से क्या क्या पूछा जाता है। पहले टोटल में इंग्लिश के सिलेबस की मैं बात कर लूँगा, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। एनडीए की परीक्षा में जनरल एबिलिटी टेस्ट में 50 प्रश्न जनरल इंग्लिश से होते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर यह पाया गया कि इस भाग में कई टॉपिक जैसे सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स से 8 से 10 प्रश्न होते हैं। मतलब आपको सिनोनिम्स के लिए डेली एक रूटीन बना लेना चाहिए कि कम से कम 10 सिनोनिम्स तैयार करेंगे। 10 सिनोनिम्स मतलब समझे एक मीनिंग, एक माने के कम से कम 10 सिनोनिम्स हो गए, मतलब 10 दहम्मा 100। एक दिन में आपके अंदर 100 मीनिंग की क्षमता बढ़ गई। अगर आपका कमेंट, आपका प्यार रहा तो हम डेली सिनोनिम्स वगैरह वीडियो आपको देते रहेंगे, जिससे आपकी एनडीए तक की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। बशर्ते आप डेली लाइव कर हो जाइए, बस डेली हमारे समय में लाइव होइए जब हम बुलाएं। इसके बाद या हम टाइम फिक्स कर दें, उसी टाइम पे आप लाइव रहें तो हम जरूर क्लास चलवा देंगे आपकी। अच्छा, सिनोनिम्स में से 8 से 10 प्रश्न। एंटोनिम्स मतलब 8 से 10 प्रश्न। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, और एंटोनिम्स मतलब होता है विलोमार्थी, मतलब विलोम शब्द। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है जो या तो वर्ड्स फॉर्म या फिर सेंटेंस फॉर्म में पूछे जाते हैं। मतलब ये वर्ड्स फॉर्म में, मतलब जो होता है जैसे एक स्पेलिंग लिख दिया, उसके पूछ लिया व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, तो इसका हो गया। नहीं तो कोई ऐसे सेंटेंस में बना दे दिया, उसको चेंज करना रहेगा तो उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सेंटेंस के रूप में हो सकते हैं और वर्ड्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। स्पोर्टिंग एरर्स 10 से 15 प्रश्न स्पोर्टिंग एरर्स आपको करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा होता है। बशर्ते आपको आ जाए कि एक पॉइंट इसका पढ़ ले जाए, चुन के एक पॉइंट आपके दिमाग में, एक पॉइंट। जिस दिन मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना, उस दिन कहोगे कि सर आप मैथ के टीचर के साथ साथ इंग्लिश के भी टीचर हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई एक रूल लिखाऊंगा तो उसके अपवाद, और जब तक उसके 5 एग्जाम्पल नहीं दे लूंगा तब तक उससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। पसीना निकल जाएगा, लेकिन तैयारी बहुत लाजवाब दूंगा। ठीक है, यहाँ पर स्पोर्टिंग एरर में 10 से 15 प्रश्न होते हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रीपोजिशनल एरर मतलब इन, एन, ऑन, इनटू, द, एन, सबका प्रयोग। ठीक है ना, ये चीज़ का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के एरर होते हैं। टेंस और कॉन्जुगेशन के एरर, ठीक है, आदि को शुद्ध करना होता है। मतलब स्पोर्टिंग एरर्स जो लिखा है ना, इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ना है, एक्टिव पैसिव भी पढ़ना है, टेंस भी पढ़ना है, और प्रीपोजिशनल एरर मतलब सब कुछ, ऑन, इन, इनटू, टू का प्रयोग, ए, एंड, द, सब कुछ इसमें आ गया। बस लिखा स्पोर्टिंग एरर से, बाकी पढ़ना सब कुछ है। अच्छा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 10 से 15 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है आपको? फ्रेजल वर्ब पढ़ना रहता है, आइडियम्स के सही फॉर्म का प्रयोग पढ़ना रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे टॉपिक से जुड़े क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं, और सेलेक्टिंग वर्ड्स 8 से 10 प्रश्नों वाले होते हैं। सेक्शन से अभ्यर्थियों द्वारा वर्ड्स में अंतर करने की योग्यता को जांचने के लिए ब्लैंक्स में सही वर्ड्स भरना होता है। ठीक है ना, मतलब उसमें पता किया जाता है कि कितने अच्छे वर्ड्स आप चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। इसके बाद रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स 4 से 6 प्रश्न वाला होता है, टॉपिक होता है, आसान होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को सेंटेंस को प्रॉपर सीक्वेंस या ऑर्डर में लगाना होता है। मतलब उसमें 3-4 सेंटेंस होते हैं, आगे पीछे करके सेट होते हैं, उसको सही से सेट करके फिर ऑप्शन देना पड़ता है, ABCD होगा या CABD होगा या CBDA होगा, ऐसा कुछ करके उसको जो है सेट करने के बाद तब फिर ऑप्शन उसी के हिसाब से दिया जाता है। तो इंग्लिश का सिलेबस आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं। पूरा मैंने एक पॉइंट एक टॉपिक लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? इंग्लिश हो गया। अब तो हमें जानना है किसके बारे में? सामान्य योग्यता परीक्षण विज्ञान के बारे में। चलिए हम विज्ञान शुरू करते हैं। विज्ञान में सबसे पहले मैं भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स की बात करता हूँ। भौतिक विज्ञान में क्या दिया गया है? एनडीए प्रश्न पत्र के विज्ञान में भौतिक का महत्वपूर्ण भूमिका। यदि गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखा जाए तो विज्ञान भाग में 20 से 25 प्रश्न भौतिकी से पूछे गए हैं। 20 से 25 प्रश्न था। इन प्रश्नों को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके भौतिकी का अध्ययन सुगम किया जाता है। ठीक है ना, अलग अलग करके इनका वर्गीकरण निम्न है। मात्रक और बीमा से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप जान रहिए, मात्रक और बीमा जब उसमें पूछा जाता है ना, तो सीधे बोल्ट्जमान नियतांक और ये सब पूछा जाता है। ये बल का बीमा ये सब नहीं पूछा जाता है। मात्रक और बीमा से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यांत्रिकी भाग से, ठीक है ना, मतलब मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं 6 से 7 प्रश्न, जो क्रमशः त्वरण, दूरी और विस्थापन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। फिर आगे न्यूटन के गति के, ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। न्यूटन के गति के नियम से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि संवेग और आवेग से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव तथा भारहीनता से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। 5वां पार्ट
कार्य ऊर्जा और शक्ति से लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा की प्रकारों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। प्रकाशिकी मतलब वही जो कहते हैं ना लेंस वगैरह से, ठीक है ना, लेंस वगैरह से। प्रकाशिकी से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस मतलब अवतल व उत्तल द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इसके बाद ठीक है ना, प्रकाशिकी हो गया, ठीक है, मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से। इसके बाद पदार्थ के गुणों से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि ठोस जो कि ठोस व द्रव के यांत्रिक गुणों एवं पदार्थ के तापीय गुणों से संबंधित होते हैं। अच्छा, उपरोक्त सभी भागों के अतिरिक्त धारा विद्युत की महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन और धारा के तापीय प्रभाव से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो मुझे आशा है आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। चलिए हम फिजिक्स के बाद आगे चलते हैं, फिजिक्स के बाद चलते हैं, फिर बाद देते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आपसे पूछा जाता है 14 से 16 प्रश्न। कितने? 14-16, माने फिजिक्स का बहुत महत्व है। उसके बाद महत्व किसका है? रसायन विज्ञान का। एनडीए प्रश्न पत्र के विज्ञान में, एनडीए प्रश्न पत्र में जो है रसायन विज्ञान से संबंधित लगभग 14 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान के इस भाग से आने वाले प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर इस भाग को रसायन विज्ञान को 3 उप शाखाओं में बांटा गया है। पहला भौतिकी रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन और तीसरा कार्बनिक रसायन। मतलब भौतिकी रसायन से 4 से 5 प्रश्न हैं। मतलब रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, द्रव की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी तथा रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब अपचयोपचय अपक्रिया से पूछे जाते हैं। अपचयोपचय माने जहां ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, ठीक है ना, इससे पूछे जाते हैं 4 से 5 प्रश्न। अकार्बनिक रसायन से 4 से 5 प्रश्न। अध्याय कौन कौन से अध्याय से? पी ब्लॉक से, डी एवं एफ ब्लॉक से एवं धातुओं के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत तथा प्रक्रम से पूछे जाते हैं। अच्छे, कार्बनिक रसायन भाग में बात करूं, 6 से 7 प्रश्न अध्याय होते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु और दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित प्रश्न होते हैं। ये रसायन विज्ञान से आते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन आते हैं, 14 से 16 प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, रसायन विज्ञान की मैं बात करता हूँ। रसायन विज्ञान के बाद जीव विज्ञान 6 से 8 प्रश्न, ठीक है ना। ये जीव विज्ञान 6 से 8 प्रश्न है। एनडीए प्रश्न पत्र के विज्ञान भाग में जीव विज्ञान से संबंधित लगभग 6 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न पत्र जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। पहला जीव जगत से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें जंतु जगत, पादप जगत, जंतु जगत, पादप जगत, जैव विविधता तथा वर्गीकरण विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य व पोषण प्रभाग से 2 से 3 प्रश्न। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में एनडीए के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें विटामिन, कुपोषण, कैंसर व मानव चिकित्सा विज्ञान से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है। आगे आनुवांशिकी व कोशिका विज्ञान से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कोशिका अंगक, डीएनए, मानव रक्त समूह, आनुवंशिकी तथा अन्य संबंधित प्रश्न होते हैं। जंतु व पादप, आकारिकी व कायिकी से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न आर्थिक जंतु विज्ञान व आर्थिक पादप विज्ञान से भी पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे आशा है आपको जीव विज्ञान का भी सिलेबस समझ में आया है। चलिए जीव विज्ञान के बाद आगे के सिलेबस पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया सामान्य अध्ययन। यहाँ पर क्या दिया गया? सामान्य अध्ययन मतलब इतिहास से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इतिहास से कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इतिहास से लगभग 20 से 24 प्रश्न, 20 से 24 प्रश्न बनते हैं और इस इतिहास को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास खंड से लगभग 5 से 6 प्रश्न, मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता, जैन एवं बौद्ध, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त युग टॉपिक से पूछे जाते हैं। किससे? गुप्त युग टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे इसके अलावा लगभग 4 से 5 प्रश्न मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आक्रमण, शासक, दिल्ली सल्तनत के 5 साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन से संबंधित विषय, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुख्यतः भू राजस्व प्रणाली, ठीक है, कला एवं स्थापत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भक्ति, सूफी संत जैसे कबीर, नानक, निजामुद्दीन औलिया इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पार्ट भी आपको समझ में आया, दूसरा पार्ट भी आपको टॉपिक एक टॉपिक क्लियर हो जा रहा है। इसी रणनीति से तैयारी करें, ठीक है। तीसरे टॉपिक को देखें, आधुनिक इतिहास खंड से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 1857 ईस्वी का विद्रोह, सामाजिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना तथा अधिवेशन, स्वतंत्रता संघर्ष, पुस्तक एवं लेखक आदि विषय से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 4 से 5 प्रश्न विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे पुनर्जागरण, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति एवं प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो मुझे आशा है आपको सामान्य अध्ययन का भी सिलेबस समझ के बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो आप कम से कम 5 कमेंट तो आप कर ही सकते हैं अच्छा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। मेहनत को जाया ना जाने दे, अगर आप हमारी मेहनत को समझेंगे तो ईश्वर आपकी मेहनत को समझेगा। चलिए आगे देखते हैं। विगत एनडीए परीक्षा प्रश्न पत्रों के विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होता है कि लगभग 20 से 22 प्रश्न, कितने प्रश्न, 20 से 22 प्रश्न भूगोल से संबंधित हैं और इसको 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला पार्ट, इस परीक्षा में भारत का भूगोल विषय का महत्वपूर्ण भारांश होता है, जिसके अंतर्गत ठीक है 2 से 30 प्रश्न मुख्यतः पृथ्वी की उत्पत्ति, टाइम जीन चट्टान, ठीक ना, उत्पत्ति, टाइम जीन नहीं है, टाइम जोन है, ये क्या है, टाइम जोन है, चट्टान है, पर्वत है इत्यादि से होते हैं। इसके अलावा 2 से 3 प्रश्न वायुमंडलीय संरचना, समुद्र, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त 4 से 5 प्रश्न महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे उद्योग, खनिज एवं भारत में शक्ति के स्रोत, भारत में कृषि प्रणाली इत्यादि से संबंधित होते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट, विश्व भूगोल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जैसे 4 से 5 प्रश्न नदी प्रणाली, विश्व जलवायु पैटर्न एवं विश्व के महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा स्रोतों से संबंधित होते हैं। अच्छा, आगे वर्तमान परीक्षा में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विषय वस्तु महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत एवं विश्व में प्राकृतिक वनस्पतियां एवं भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, भूगोल का भी सिलेबस आपको पूरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इन्हीं टॉपिक को चूज करके पढ़ने का प्रयास करें अधिक से अधिक। चलिए आगे चलते हैं। सही रणनीति से सटीक सफलता मिलती है। राजव्यवस्था से बनते हैं 8 से 10 प्रश्न। एनडीए परीक्षा प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जाता है राजव्यवस्था संबंधित प्रश्नों को अच्छी खासी है, ठीक है, 8 से 10 प्रश्न आते हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए, 2 से 3 प्रश्न भारत का संविधान, प्रस्तावना, मूल अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसके बाद 2 से 3 प्रश्न विधायिका एवं कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, साधारण तथा धन विधेयक में अंतर, राज्य विधायिका इत्यादि पूछे जाते हैं। फिर तीसरा पार्ट, न्यायपालिका, मुख्यतः उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, रिट, लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद चौथा पार्ट, संवैधानिक तथा असंवैधानिक निकाय जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इत्यादि से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1 से 2 प्रश्न कुछ टॉपिक जैसे संविधान संशोधन, विधेयक, अनुसूचियां, अनुच्छेद, इसके बाद क्या दिया गया है, स्थानीय निकायों आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजव्यवस्था से 8 से 10 प्रश्न। मुझे आशा है ये भी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अभी क्या चीज़ है बचा हुआ। अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था से 5 से 6 प्रश्न आता है, ठीक है ना, लगभग 5 से 6 प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। जैसे इनमें क्या क्या पूछा जाता है, भारत में आर्थिक योजना पूछ लिया जाता है, गरीबी पूछा जाता है, जननांकिकी, लाभांश, राष्ट्रीय आय, भारत में बैंकिंग क्षेत्र इत्यादि संबंधित प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न विभिन्न सरकारी आयोग तथा आर्थिक मुद्दे से जो समसामयिक विषयों से संबंधित होते हैं इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब इसमें लगभग समसामयिक मतलब करंट का ज़्यादातर पूछा जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया सामान्य जानकारी तथा समसामयिक 6 से 8 प्रश्न। सामान्य जानकारी तथा समसामयिक का इस परीक्षा में काफ़ी महत्व है, जिसके तहत 6 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यतः राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, व्यक्ति, खेलकूद, चर्चित स्थल, अवार्ड तथा पुस्तक एवं और लेखक पर केंद्रित होते हैं। मतलब जब भी आप पेपर देने जाएं उसके 1 महीना पहले या 15 दिन पहले एक आती है बुक, हम उसको बता देंगे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नाम नहीं याद आ रहा है, उसको ले लेंगे तो आप फटाफट, ठीक है, पूरा एक बार में रिवाइज करेंगे, उसमें पूरा सब कुछ करंट है, हर 6 महीने पे निकलता है, ठीक है ना। तो शायद वार्षिकांक होता है कि कुछ होता है, उसका नाम मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है, मैंने भी उसको लिया है, उसी को पढ़ करके जाएंगे तो ये 6 से 8 प्रश्न आपके उससे तो पक्का मैच कर जाएंगे, क्योंकि वो सामान्य जानकारी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, कौन जीता, सब कुछ वो देता है। नाम नहीं याद रहा, किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। कमेंट करना, हम जरूर बता देंगे, कमेंट करके जो भी पूछेगा हम बता देंगे। अच्छा, गणित से हम बताते हैं क्या क्या चीज़ है। पहला चैप्टर समुच्चय संबंध एवं फलन आपको पढ़ना है, 12th में है। समृद्ध संख्या 11th में आपको पढ़ लेना चाहिए। द्विगुण संख्याएं आपको पढ़ लेना चाहिए। अनुक्रम तथा श्रेणियाँ 11th में है। द्विघात संकर्ण एवं आशंकाएं 11th 12th दोनों में है। क्रमचय संचय 11th में है। द्विपद प्रमेय 11th में है। लघुगणक ये 9th 10th का सिलेबस होता है, ये किसी जगह नहीं, लेकिन इसको आपको पढ़ना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके सारे क्वेश्चन करना चाहिए। अगर एक बार लाख समझ गए तो लाख का कोई भी सवाल आएगा उसको बहुत अच्छे से आप। अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छा लगता है मुझे, उससे मैं कई सवाल कर लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। हो सकेगा तो इस शॉर्ट ट्रिक का मैं कम से कम एक वीडियो बनाऊंगा, पहले तो उसमें लेक्चर दूंगा आधा घंटा
कि कैसे क्या चीज़ होता है। एक एक फार्मूले के पॉइंट को मैं अलग अलग करूंगा, फिर उससे संबंधित कम से कम 30 क्वेश्चन अगर करा देंगे तो आपके एक लेक्चर में लगभग पूरा एकदम समाप्त हो जाएगा, एकदम ध्वस्त हो जाएगा। मानिए 7 फेरों वाली क्लास हो जाएगी, दोबारा आपको फेरा लेना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप भी सारणी पढ़ लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण तथा समीकरण होता है। पटलोम वृत्तीय फलन है, इसके बाद ऊंचाई तथा दूरी है। त्रिभुजों के गुण है, ठीक है। निर्देशांक निकाय तथा सरल रेखा है। वृत्त है, सांको परिच्छेदन है, त्रिविमीय ज्यामिति है, सीमा सततता एवं अवकलनीयता है, अवकलन है, फलन है, अवकलन के अनुप्रयोग है, अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन है, वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है, अवकल समीकरण और क्या है, सदिश बीजगणित है। ये पूरा सिलेबस 11-12 मिला करके है। इसके बाद क्या है, सांख्यिकी है, प्रायिकता है और क्या है, विविध है। माने इतने चैप्टर, 30 चैप्टर है, इसको पढ़ना चाहिए आपको और 30 में से सिलेबस बनता है। ठीक है, अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में आपको सिनोनिम्स तैयार करना चाहिए, एंटोनिम्स पढ़ना चाहिए, स्पोर्टिंग एरर्स पढ़ना चाहिए, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ना चाहिए, रीअरेंजिंग सेंटेंस इन पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। कम से कम ये 6 से 8 प्रश्न आते हैं, 10 से 12 प्रश्न आ जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ना चाहिए, इसके बाद आपको कंप्रहेंशन पढ़ना चाहिए और क्लोज टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, इसको पढ़ना चाहिए। मतलब जितने टॉपिक हैं एग्जाम में मैंने वही लिया है, फालतू चीज़ों को नहीं लिया है। ठीक है, विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव, ये पढ़ना चाहिए। इसको समान अध्ययन में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और सामान्य ज्ञान, इतना दिया गया है। मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए। क्या आप तैयारी करना चाहते हैं, हमसे कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं तो हम जल्द ही एक सिलेबस मैथमेटिक्स का लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें पूरा मैथमेटिक्स होगा एकदम, इतना लेवल, इतना जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, जीरो से बहुत हाई लेवल से लेकर चलेंगे। एक वीडियो देखने के बाद आपके दिल से दुआ ये निकलेगी कि सर बहुत मज़ा आया वाकई में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के एक शानदार क्लास के लिए हम ज़रूर तैयार होने वाले हैं और आप हमें शेड्यूल करिए टाइम, उसी टाइम पर हम आपसे मिलें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, आप हमारी सहायता करिए, ईश्वर आपकी सहायता करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल माय स्टूडेंट्स।